वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल नाज़रीन। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शगुफ्ता लोधी आपके सामने आज एक नई शख्सियत के साथ, जिनका सलीम खान गिम्मी और इस गिम्मी चैनल के जो फाउंडर हैं एक तरह से, बेशक वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन मैं यही समझती हूँ कि ये गिम्मी साहब का ही चैनल है और गिम्मी साहब ही जन्नत में बैठे मुझे डायरेक्शंस दे रहे हैं और मैं ये उनका काम कर रही हूँ एक सोर्स बन के। तो जनाब, आज की शख्सियत, तो आप जब उनसे हमारा बातचीत का सिलसिला शुरू होगा तो उनकी शख्सियत और उनकी काम की ऐसी ऐसी जहतें खुलेंगी कि आप सब उनको देख के खुश भी होंगे और यकीनन मुझे दिल से दुआएं भी देंगे कि आपने इनको, ये हमारे जी वेटरन एक्टर राशिद महमूद साहब, जिन्होंने फिल्मों में बहुत काम किया, शेर दिल जैसी फिल्म, उसके बाद 1991 में काले चोर में भी काम किया, उसके बाद भिंडासा फिल्म में भी काम किया। इनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। इनका फिल्म का सफर तो जो है सो है। इन्होंने ड्रामे का सफर जब शुरू किया तो उनके क्रेडिट में पहला ड्रामा, एक ऐसा ड्रामा जाता है जिसको एक हिस्टोरिकल ड्रामा था, शाहीन। और शाहीन को 1998 से 2000 तक टेलीकास्ट करने वाला एक और ड्रामा था लाग, और जिसे राव खालिद साहब ने लिखा, डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया, और उसमें जबरदस्त रोल इन्होंने प्ले किया। इसके अलावा अगर आप बात करें 2012 की, तो 2012 में इन्होंने कहीं अनकहीं ड्रामा सीरियल में एक बहुत ही डिफरेंट रोल प्ले किया, और इस ड्रामे को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया, टर्की, बांग्लादेश, ईरान और कुवैत और शाम तक में भी काफी अरसे तक दिखाया गया, जो कि एक बहुत बड़ी ऑनर की बात थी। और देखिए, ये उस वक्त की बात है कि ना सिर्फ इन्होंने ड्रामों के अलावा और भी इतने ज्यादा ये कैरेक्टर कर चुके हैं और उतने ही ग्राउंडेड और इतने खूबसूरत और दिल के सच्चे इंसान हैं कि आपको आज की गुफ्तगू से बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन एक और जो क्रेडिट जिसने मुझे उनके साथ ऑलरेडी जोड़ा हुआ था और आज के इस शो में ज्यादा जोड़ दिया है, वो है उनका रेडियो पाकिस्तान का सफर। तो रेडियो पाकिस्तान का सफर उन्होंने जब शुरू किया, कुछ लोग हैं जो कि वो टीवी में पहले आते हैं, फिर साथ रेडियो चला लेते हैं, थिएटर चला लेते हैं। तो इन्होंने पहले रेडियो पाकिस्तान से स्टार्ट किया, फिर ये फिल्मों में भी आए, टीवी में भी आए, और अब तक भी बेसिकली ये एक समाजी जिम्मेदारियां भी अदा कर रही हैं और आज तक कर रही हैं। तो मैं अब अगर मैं इनका तारुफ कराती रहूं तो ये पूरा का पूरा सेशन भी कम होगा। तो सर, वेलकम टू माय शो, थैंक यू सो मच। राशिद महमूद साहब, आप तशरीफ लाए, आपने मुझे टाइम दिया। आई एम रियली ऑनर्ड, आई एम रियली रियली ऑनर्ड सर। इट्स अ प्लेजर फॉर मी रक्षंदा कि आप शगुफ्ता सॉरी, अब इस आदम में पीरी में फंबलिंग होती है, सबकी होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके चैनल में जो सबसे ज्यादा इंस्पायरेशन और एक एक्टर, मेरी और भी यहाँ के मुख्तलिफ अहबाब हैं, पहले भी कुछ उस पर भी मैंने गुफ्तगू सुनी अपने अहबाब से की, लेकिन यहाँ मेरे लिए जो सबसे मोतबर जो एक रेफरेंस था वो गिम्मी साहब का है। मेरी जिंदगी में, मेरे सफर में, बेसिकली आई एम ए ब्रॉडकास्टर जी। ये बहुत पुराना, बेटा मैं आपकी भी उम्र से पहले से आगाज लूंगा, आपको हैरानगी होगी। जी जी। रेडियो पाकिस्तान लाहौर, जी जी, ये मैं 60s की बात कर रहा हूँ। ओह वाह, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, मैं ये रेडियो पाकिस्तान जो अब है लाहौर का, ये उस वक्त नहीं बना था। इसका इफ्तिताह किया था अयूब खान साहब ने 65 में। इससे पहले गवर्नर हाउस की बैग पे एक छोटा सा रेडियो पाकिस्तान लाहौर था, और मैंने जब रेडियो ज्वाइन किया था मैं निकर पहनता था, और मेरे हम असरों में, मेरे जिंदगी के उस सफर के साथियों में दूसरा नाम जो है वो इरफान खुर्शीद साहब, लेजेंड है मेरे मुल्क का। जी। और उसके अलावा हमारे रेडियो के बहुत आउटस्टैंडिंग ब्रॉडकास्टर हुआ करते थे आफ्ताब अहमद साहब, ड्रामे के बहुत अच्छे आर्टिस्ट।
उनका बेटा था तारिक अहमद, जो बाद में टेलीविजन ज्वाइन किया, उसने टीवी प्रोड्यूस किया और प्रोग्राम मैनेजर तक के ओहदे पे हुआ। तो सो मेरा सफर जो है बेसिकली है रेडियो से। तो सो गिम्मी साहब का जब नाम आया, मेरे रेडियो का कई बरस जो है रेडियो पाकिस्तान लाहौर में मैं अपने इन बुजुर्गों की, इन बड़ों की, गिम्मी साहब ऐसे ह्यूमन बीइंग तो थे ही कमाल के आदमी, बड़े धीमे, बड़ा लाउड, वो जो एक वोकल होता है, वो कहते थे ये बदतहजीबी है, एक हद है ऑडियोग्राफी की, आपको उसी के अंदर दानश्वर, पोएट, स्कॉलर और एक इंटेलेक्चुअल, बड़ा काम किया उन्होंने। मेरे फादर, उनका भी चूंकि लिखने लिखाने से ताल्लुक रहा, जो लिटरेरी हल्का है वो शनासा इनसे, नाजिश काश्मीरी में बेटा हूँ जी। तो हाँ, तो सो अयूब रुमानी साहब, गिम्मी साहब, अकरम भट्ट साहब, और उस दौर के जो अहबाब हुआ करते थे, रशीद हबीबी साहब, ड्रामे से अतीकुल्ला शेख, अफजल रहमान, ये कुछ पुराने थे, कुछ बाद में लोग आते। तो ये सारे के साथ तो मैंने मेरे अब्बा से भी उनकी मुलाकात और ये अदल्ला थी, राजा रसालू हुआ करते, तो थी उस दौर की सारी बातें कर रहा। तो सो बेसिकली रेडियो पाकिस्तान, और मुझे जो इस मुल्क में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, वो भी मुझे मेरी रेडियो की जो पार्टिसिपेशन थी उसमें मिला। टीवी पे तो मैं बहुत कर चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कुछ पैमाने जो है अब थोड़े चेंज हो गए हुए हैं। तो स्कैन करने वाले लोग जो है वो अब कुछ आज के डिजिटल दौर में उसको स्कैन करते, तो हम तो बड़े जिस मैनुअल दौर के बंदे हैं। बहुत अच्छी है टेक्नोलॉजी, लेकिन सारा कुछ इसमें, लेकिन इसमें वो जो तेजी है, उस तेजी ने, उस तेज रफ्तारी ने वो जो जिंदगी का हुस्न रफ्तार होता है, हुस्न अकदार होता है, वो डिलीट कर दिया है। एक मैकेनिकल सा एटीट्यूड है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। हो रहा है कि मैं उसको फील कर सकता हूँ अपनी राय के लिए, मेरी इम्प्लीमेंट्स तो नहीं हूँ। तो इस तरह का है। आप बेटा कोई किसी तरह कॉल सॉल तुमने, आपने गिम्मी साहब के उस रेफरेंस से मैं उस लिविंग में चला गया। गिम्मी साहब बड़े प्यार वाले थे, मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, बहुत कुछ सीखा उनसे। लफ्जों के हुनर से ऐसे हमारे बड़ों ने आशना किया, हमें लफ्जों की हुर्मत से आशना किया। मैं जिस दौर में रेडियो में था उस वक्त मुस्तफा अली हमदनी साहब को मैंने थोड़ा सा देखा है। अच्छा। उनके साथ में ज्यादा, लेकिन अखलाक अहमद देलवी साहब, अजीजुर रहमान साहब, मुजफ्फर हुसैन साहब, फिर उसके मेरा ये जो दौर, उस दौर में सूफी तबस्सुम साहब भी रेडियो पे हुआ करते थे। सर आप कितनी एज के होंगे, सॉरी टू कट यू, कि आपकी उम्र उस वक्त कितनी थी? क्योंकि ये जो लेजेंडरी ये सारे के सारे आप सोच लें कि मैं 10 बरस से 13 बरस के बाद तो ये नया रेडियो स्टेशन जो है इधर आ गए थे। तो फिर आप कोई 13-15 साल के होंगे? जी जी, और मैं ऐसा एफिलिएट होता था इन बड़ों के साथ, इस तरह कि मैं उनको अगर नहीं दिखता था तो मेरी उदासी तो अपनी जगह, वो उदास हो जाया करते थे। और मैं रेडियो के मुलाजिमीन में से नहीं था, मैंने सारी जिंदगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और ऑडियोग्राफी की जितनी असनाफ हैं वो सारी की सारी मैं सब पे काम कर चुका हूँ। मैंने मेरे मुल्क में जो हमारा ये जो अस्करी अदारों के लिए ट्रेनिंग फिल्म्स बनती हैं उनकी, उनमें से वो किसी भी उनके डिपार्टमेंट ने बनाई, उन सब की ऑडियोग्राफी मेरी है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, पहले आपने भी सुना होगा, सारी जिंदगी विरासत मिर्जा साहब का बोला हुआ वो चलता था कि अब आप अपना कौमी तराना सुनेंगे, अब आप जहां जाएंगे जो बोला जा रहा है वो राशिद महमूद का बोला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कहीं कहीं कुछ इस तरह के काम है जो मेरे जाने के बाद भी याद रखे जाएंगे। तो सो रेडियो जो है ना, वो मेरी पहली, मेरा पैशन है, वो मेरा मदर इंस्टीट्यूट है। मैंने सारी ये इन बुजुर्गों में उस दौर में
मोनी आपा के साथ, मोनी मैंने बहुत काम किया और वो भी मेरे उस्तादों में। फिर ये जो नाम गिमी साहब ही के के जो दूसरे लोग थे, रशीद हबीबी साहब, रशीद हबीबी साहब का, अयूब रमानी साहब का, सफदर हमानी साहब का, इनका तो हमने, राजा रसालू साहब का, इनका तो मैंने भी अपने घर में, राजा रसालू साहब से, वो भी मेरे अब्बा के। तो ये जो मैं जब गिमी साहब को और अपने अब्बा को देखा करता तो उसमें राजा रसालू साहब जरूर हुआ करते थे। ये सारे के सारे वो लोग थे जो एक इंस्टीट्यूट्स थे जहां से आप ग्रूम होते। शर्त सिर्फ ये होती थी कि आप उनको ऑब्जर्व करो, सुनो, बैठ। मैंने जिंदगी में नशिस्तो बर्खास्त ये सारा जो इन लोगों की उस कंपनी में सीखा, मैं सुना करता था अपने बड़ों को। आजकल अलमिया ये है कि हमारा जो आज का बच्चा है, उसमें मेरे अपने बच्चे, वो अपने बड़ों की बात को नहीं सुनते। लेकिन ये है ना फिर सर, ये भी तो बात है, बादब बानसीब। मैं आपको यहाँ पे एक और गिमी साहब की याद एक शेयर करती हूँ कि जब मैंने शुरू किया, कोई जब मीजू आपा थी पीटीवी में, तो मैंने शुरू किया और इसी तरह से मीजू आपा ने कोई, मैं अपने हस्बैंड के थ्रू कोई ऐसा सिलसिला था, तो मीजू आपा के ऑफिस में गई तो वो मुझे कहने लगी आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा जी मैं यूनिवर्सिटी में तो करती थी, बहुत प्रोग्राम करती थी, सब कुछ, तो मुझे इजाजत नहीं थी कि मैं, अब्बू ये कहते थे कि तुम मेरा नाम नहीं कहीं लोगी, अगर तुम कर, मैं मानूंगा तब जब तुम अपने मेरिट पे अपना आप नवाओगी। तो मतलब आप देखें, ये भी उनकी एक हमारे लिए ट्रेनिंग थी। तो मीडिया तो मैंने ही सारे सिबलिंग में से ज्वाइन किया, तो वो मीजू आपा के साथ जब मैंने काम किया तो वो मुझे हर प्रोग्राम देखते थे, मुझे बताते थे जैसे आप कह रही हैं। तो इसी तरह आपका जिक्र उन्होंने कई दफा घर में किया, आवाज के हवाले से जिक्र किया आपकी। मुझे कहते थे कि देखो बेटा, आवाजों का जो बताते थे तो आपका बड़े प्यार से जिक्र करते थे, कहते थे एक ऐसा आपकी आवाज नहीं बच्चा आ रही, ये आया था हमारे पास जो कि, अच्छा आवाज, एक मिनट सर देखते हैं कि मेरी आवाज आपको नहीं आ रही। अभी आप देखिए, ये कुछ असल में नेट वाला सिलसिला होता है। तो आप मुझे सुन सकते हैं राशिद साहब? राशिद साहब मुझे नहीं सुन सकते। जब तक हम इसको फिक्स करते हैं तो एक मिनट जरा देख रहे हैं हम साथ साथ। तो ये बस जूम की कुछ ना कुछ ऐसी चीजें। हाँ जी, तो सर वो अक्सर आपका नाम लेके मुझे समझाते थे कि बेटा देखो आवाज को, और मैंने आपका नाम जो है ना, मतलब ड्रामों में तो आपको देखते थे, लेकिन मैंने घर में वालिद साहब से जब आपका नाम सुना तो उनका पता रेफरेंस यही था कि जैसे आवाज का उतार चढ़ाव देखो, वो उसकी आवाज तो अच्छी है, लेकिन वो जिस तरह से वो करते हैं, तो मुझे असल में जब ये अब मैंने चैनल किया तो मुझे आपका नाम मैंने लिस्ट में लिखा हुआ था। तो आप बहुत बाअदब नौजवान भी थे, 15 साल के, कि मतलब आपके बारे में ये भी है कि आप अपने सीनियर्स की और अपने जो मेंटोर्स थे सारे ही, ये जो पूरी पूरी एक एरा था अब्बू वाला, तो उसमें आप बहुत बाअदब भी बहुत थे, इसीलिए शायद बाअदब बानसीब होता है। जी। अच्छा, कुछ आपकी और कोई यादें उनके हवाले से, कोई खास यादें हों तो आप शेयर करें, कोई खास, फिर हम आपके काम पे चले। बेशुमार मरतबा ऐसा होता था। मैं चूंकि पंजाबी जबान भी बड़ी फ्रिक्वेंटली बोल लेता था, उर्दू भी, सारा कुछ, तो मैं दोनों जबानों में जो काम होता, तो गिनी साहब ने पंजाबी का भी बहुत काम किया, बहुत काम किया। और इस कदर उसमें उन्होंने डिवोशन और क्रिएशन और उसको वाइड करने का जितना उस दौर में, तो उसमें पंजाबी का ड्रामा भी होता था, पंजाबी के मुख्तलिफ एक जो देहाती भाइयों का प्रोग्राम हुआ करता था उस जमाने में। रशीद हबीबी साहब होते थे, अब्दुल लतीफ मुसाफिर साहब थे, और मिर्जा साहब निजामुद्दीन जिनको कहा जाता, ये किया करते थे। तो फिर उसमें बाद में उसको बरसा बरस उसके भी प्रोग्राम के इंचार्ज रहे गिनी साहब। ड्रामा भी उनका बड़ा एक्सक्लूसिव हुआ करता था। फिर मुख्तलिफ जो लिटरेरी फोरम होते थे, उसमें भी उनकी बड़ी लंबी,
मैं मेरी जिंदगी में मेरे बड़ों की ब्लेसिंग जो है ना, बल्कि वो हमारी एक पंजाबी की मिसाल है ना कि मैं वो कुब्बा है जिन्हों लता रास आ गई। मैं अपने बड़ों को फॉलो किया करता था। एक अदब, एहतराम, ये ग्रूमिंग ये मेरे घर से थी मुझे। तो मैं चूंकि अपने टारगेट को एक मार्क करके जिंदगी में निकला था कि मुझे ये करना है, तो मुझे उसके रास्ते में हर वो चीज जो मैंने फील किया कि ये मेरी जिंदगी में मैं यहाँ से कुछ सीख सकता हूँ, यहाँ से मुझे मिलेगा कुछ, तो मैं एफिलेट हो जाया करता था। सूफी साहब से मेरी इस कदर बेतकल्लुफी थी कि बाज़ दफा लोग कैंसन वो नाजिश दे मुंडे की है दी सूफी साहब ने, तो सो मैंने ग्रूम भी इन्हीं लोगों से किया। मैं जब इनकी बातें सुनता था, ऐसी ऐसी वाइड, ऐसी ऐसी जिंदगी की नई जेतें, नई परतें, नए से नए इंकशाफात उसमें से, उसी चीज का जिसको हम लोग समझते हैं कि ये इसका फाइनल सम अप है। नहीं, ये जो लेजेंड्स, ये जो लोग होते हैं, ये उसी सम अप से आगे वाइड एंगल उसको डिस्कवर कर रहे होते हैं। तो जो सुनेगा उसी को मिलेगा, वरना टिक करके प्रिंट आउट निकाला, 3 महीने के बाद पंच किया, जमा करवाया, सेमेस्टर हो गया, अब अब्बा जो है वो अगले 2.5 लाख के चक्कर में फीस में। तो सो एक तेज रफ्तारी में जहाँ वो कदरें, वैल्यूज, कुछ ऐसी रिवायात जो बहुत अच्छी थी वो डिलीट हुई। लेकिन जाहिर है अब हम हमारे इख्तियार में जो है वही करेंगे, तो सो उसी में अपने जिंदगी को एक एडजस्ट किया हुआ है, चल रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। गेमी साहब का एक स्माइल सा उनका हुआ करता था, यानी आप अंदाजा नहीं कर पाते थे कि वो गुस्से में खुश हैं या हैप्पी, इस तरह। ये आप अंदाजा नहीं कर पाते। आपने भी घर में देखा होगा कि वो शदीद गुस्से में, लेकिन इस कदर प्लेयर एक्सप्रेशन उनके चेहरे, स्माइलिंग तो खैर वो हमेशा से थी, उनकी फिगर ही ऐसी थी। और उसके बाद जब वो ये देखिए मैंने में लोग आए तो ये देखें स्माइल उनकी मैंने रखी हुई है, उनकी तस्वीर अपने पास। हाँ जी, क्या बात, देखिए मैंने कहा ना वो स्माइलिंग, ये आप उसी स्माइलिंग में जो सारे अंदर आए कि शायद आज हमारी प्रमोशन के ऑर्डर करेंगे। ये उन्होंने आते लाइन हाजिर किया था कि ये जो किसने लिखा था जी, फलां ने लिखा था, वो एक बार नाम ही लग गया उनका। तो इस तरह के वो थे, लेकिन दे आर कमिटेड पर्सन। ये लेजेंड थे मेरे। आज ऐसे लोग कहाँ से मिलेंगे हमको? आज के बच्चों की जो तेजी है, मैं उनको बेशुमार उनकी बातों को इग्नोर कर देता हूँ कि यार उनकी सराउंडिंग में वो है ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं उन्हें। तो ग्रूमिंग के लिए एक एनवायरनमेंट भी तो सराउंडिंग में होनी चाहिए। तो लेकिन हमें ये जो ऐसा ऐसा नाम उस दौर में, मिर्जा अदीब साहब वो भी रेडियो पे हुआ करते थे, और इब्राहिम सलीम साहब, सलीम गिलानी साहब हमारे, सजाद हैदर साहब, क्या बड़े बड़े नाम, एक लिस्ट है। जब वो कभी रेडियो में जाते हैं, आजकल हमारी जो स्टेशन डायरेक्टर वो भी बरखुरदारों की तरह है हमारे, बेसिकली वो भी ब्रॉडकास्टर ही थी, शकीला नजाकत जी जी कर रही है बहुत अच्छा। चूंकि वो जो ब्रॉडकास्टर होता है उसको फिर उसके असरार और रूज का भी होता है, और जब वो अफसर बनता है तो मेरा ख्याल है कि उसको कंपैरेटिवली दूसरों से ज्यादा बेहतर हैंडल करना आता होगा। जी, ब्रॉडकास्टर जो है उसको हर चीज का पता, वो काम भी फिर बहुत अच्छा ले सकते हैं। और फिर सबसे पहले जो ब्रॉडकास्टर जिस चीज को सीखता है वो वक्त की पाबंदी है। सुबह पहली मजलिस 5:45 बजे शुरू होनी है, आंधी है या तूफान है, मैं अनाउंसर हूं तो मुझे होना है वहां, मुझे होना है वहां। ये इस कदर जिंदगी की आपकी इस रेडियो की टाइमिंग ने मुझे पंक्चुअल किया कि मैं आज तक मुझे अपने सारे शोबिज़ लाइफ में ये गिला कहीं से नहीं मिला कि यार तूने इतने बजे कहा तो तुम इतने बजे आए हो। मैं कमिटमेंट से 5 मिनट पहले मौजूद होता हूँ। तो इस तरह ये सफर रेडियो से चलता रहा, चलते चलते फिर टेलीविजन जो है वो मेरे दिल में, मेरे सामने उसी रेडियो पाकिस्तान लाहौर में, पाकिस्तान का पहला टेलीविजन स्टेशन पीटीवी लाहौर, उसका आगाज हुआ। सेल्स ऑफिस अब भी है वो,
कुछ रेडियो की सड़क के पार एक बिल्डिंग थी, वो किराए पे ली, वहाँ अहबाब कुछ बैठते थे, लेकिन स्टूडियो वाला जो ट्रांसमिशन वो सारा कुछ वो यही रेडियो पाकिस्तान लाहौर का वो जो सेल्स ऑफिस था उसको उन्होंने ले लिया था, उसमें उनका सेल्स ऑफिस है रेडियो का। तो जो मेरे सामने पैदा हुआ, मेरे साथियों में से कुछ वहां चले गए, एक क्रिज्मा तो अंदर था यार, ये आया हम भी को मौका मिला, लेकिन मुझे लाहौर से कोई मौका नहीं मिला, ना कहा किसी ने, मैं गया नहीं किसी से कहने, लेकिन मन में दिल में था कि ये कभी मैं ये शायद कर सकता हूं, तो मैं इस रूट पे आया। देखिए रक्षांदा, जब हम इस जमीन पे आते हैं तो हम सिर्फ आटा खाने के लिए नहीं आए, हर बंदे के हर जीरो के अंदर उस ऊपर वाले ने जिसको जमीन पे भेजा है उसके अंदर एक छोटा सा राज भी रखा हुआ है। वो राज क्या है, उसे डिस्कवर खुद करना है आपको, और जो फर्द उसे डिस्कवर कर लेता है, मैं समझता हूँ उसे फिर भटकना नहीं पड़ता है, एक टारगेट उसका फाइनल होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो फिर एक रास्ता बना के चलता। तो सो इस तरह निकले। लेकिन इत्तेफाक है, अल्लाह गरीब के रहमत करे, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान टेलीविजन का मोहसिन अली साहब, उनके स्कूल में काजिम पाशा, ये तो शुएब मंसूर और बहुत बहुत बड़े नाम है, ये उनके फॉलोअर हैं सारे के सारे। मोहसिन अली नफीस इंसान, बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी, बहुत बहुत आला काम किया उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन से। मैं सारी मेरी ग्रूमिंग जो है, सारा काम जो है स्टेज के हवाले से, रेडियो तो सारा लाहौर में किया मैंने। इत्तेफाक था मेरा कराची में होना और इनसे मोहसिन अली साहब से मुलाकात होना, गुफ्तगू हुई, उनको पता चला कि मैं रेडियो से रिलेटेड हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर आपने टेलीविजन पे काम क्यों नहीं किया? अरे यार, ये तो इजाद वहां से होगा। तो मैंने कहा मोहसिन साहब, मुझे किसी ने कहा नहीं, तो मैं भी नहीं किसी के पास गया। मेरे जहन में था कि अगर कभी कोई ऐसा होगा तो मैं जो करता हूँ, मेरी प्रोफाइल जो है उसमें मेरी जितना अच्छा बुरा हूँ वो उसमें लोगों को पता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें टेलीविजन के किसी काम के लिए ऑफर करूं तो करोगे? मैंने कहा सर देखें, टर्मिनोलॉजी हमारे यहाँ होती है टांगे दा पार्ट। मैंने कहा जी मैं टांगे का पार्ट नहीं करूंगा, ऐसा चैलेंज हो, क्योंकि मैंने बहुत रेडियो के हवाले से, मेरे रेडियो पाकिस्तान लाहौर दुनिया में जहां जहां सुना जाता है वहां लोग, बहुत अचीवमेंट है तब तक बन चुकी होगी। मेरी आवाज के हवाले से उनको पता होता था कि ये राशिद महमूद बोल रहा है, तो सो कर, तो उन्होंने एक हाथ आगे किया, कहने लगे मैं तुम्हें अगर चैलेंज दूं तो कैसा करोगे? मैंने कहा मौसम भाई ऐसा करूंगा कि आप याद करें। यही मेरी ऑडिशन थी, यही मेरा वो उनके दिल को कन्विंस कर लगे, कल 3 बजे आ जाओ कराची टेलीविजन। अगले दिन मैं 3 बजे जब वहां गया तो मैं उसी आदत के तहत को 15 मिनट पहले ही अंदर इन हो गया, तो चलो इधर उधर फिर आके एक्टर उक्टर ही देख लूंगा जो टीवी पे काम करते ही है, इस क्रेज में हूँ। ले जनाब, मैं जब 3 बजने में कुछ मिनट सेकंड तो मैंने दरवाजा खोला। अब जब मैं अंदर गया हूँ तो उस वक्त के जो टेलीविजन पीटीवी के लेजेंड्स थे स्क्रीन के, सारे के सारे मौजूद थे। अब मैं देखा मोहसिन भाई ने इशारा किया, अब मैं गया तो कुर्सियों, हमारा सेटअप और माशरा वो है जहाँ कुर्सियों की भी कास्टिंग होती है, आगे कौन बैठेगा तीसरी लाइन में कौन, ये सारे का सारा हम शनासा हैं ऐसी सारी चीजों से। तो मैं बैठ गया क्योंकि मुझे ना वहां कोई जानता ये है कौन। गुफ्तगू शुरू हुई, ये हुआ, एक स्क्रिप्टों का ढेर रखा हुआ था उनकी टेबल पे। नाजमुद्दीन उनके असिस्टेंट थे, अब वो मेरा ख्याल शायद इधर ही कनाडा में या लंदन यहीं कहीं होते, किसी चैनल से रिलेटेड, बड़े नफीस और शरीफ आदमी, अच्छे कॉम्पिटेंट आदमी अपने काम के। तो वो सबको मुख्तलिफ नाम लिए जा रहे और स्क्रिप्ट फला तालिब हुसैन उनको दे दिया, अनवर इकबाल उनको दे दिया, फला 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 यूसुफ भाई, इम्तियाज भाई, फला भाई, अब करते करते अब इत्तेफाक ये है कि ये स्क्रिप्ट जो उन्होंने बताया कि ये शाहीन बना रहे हैं, इस पे पाकिस्तान में एक फिल्म
ऑलरेडी बन चुकी थी, गरनाता। जी जी जी। हाँ, मेरा वो ऑडियोग्राफी का दौर था, और जैसे कराची में हसन शहीद मिर्जा, खालिद जफर और दूसरे शफीकुर रहमान, परवेज रशीद ये ऑडियोग्राफी करते, तो मेरी कमर्शियल वॉइस भी स्टैब्लिश थी। और फिल्म प्रोग्राम्स जो थे उसमें बहुत ज्यादा थी, मैंने सैकड़ों हजारों फिल्मों के प्रोग्राम्स किए। तो वो भी एक शोभा था मेरा। रब ने मेरी दाल रोटी की आसानियां मुझे दे रखी थी, तो उसमें वो फिल्म का पूरा टोटल कहानी और सारा वो मेरे जहन में। आहिस्ता आहिस्ता ये आलम हुआ कि स्क्रिप्ट टेबल के बिल्कुल ना होने के बराबर रह गए, और मैं भी, मेरा तो कोई बारी नहीं। अब मेरे दिल में आ गया कि यार अब इसमें तो सारे तकरीबन जो रोल थे, अब इसमें सिर्फ 2 लीड रोल रह गए। एक वो बदर बिन मुगीरा जो टाइटल है इस कहानी का, और दूसरा वो स्पेनिश किंग फर्डिनेंड। तो ये हीरो तो मैं हूं नहीं, मेरा विजुअल ही नहीं है हीरोओं वाला। और बादशाह का वो तो बड़ा लीड, ये मुझे कहाँ है इतना बड़ा ये रिस्क, ये चांस देंगे। अल्टीमेटली मेरी नहीं फीलिंग में होते होते मतलब तो आवाज दी उन्होंने, कभी जी ये राशिद महमूद साहब है, सबकी टर्न मेरी तरफ थी। ये मेरे शाहीन में किंग फर्डिनेंड का रोल कर रहा है। रक्षंदा मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे आज भी अल्लाह जो चले गए बेचारे बुजुर्ग, उनको गरीब के रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, और जो हयात है उनको हयाती से तंदुरुस्तियों के साथ, डिग्निटी वकार के साथ मेरा मालिक रखे। किसी का क्लोज, किसी का चार्ज, किसी की पैनिंग, किसी का दूसरी, क्या भाई ये कौन है ये, तो मोस्टली उसमें जो अबव उस मेजॉरिटी में 90% मैंने एनालिसिस किया, वो उनका एक्सप्रेशन था कि वो हो कोई इस्लामाबाद पर्ची माफिया। हाँ जी, एग्जैक्टली। ये आज तक मुझे वो सारे सारे मेरे बड़े मेरे दोस्त हैं, मेरी सबसे दोस्तियां आज भी बरकरार है, जो हयात है उनसे। बहरहाल जी कल 3 बजे रिहर्सल है, ओके। अब उसमें ताहिरा वास्ती उस वक्त की अपने विजुअल के एतबार से बड़ी डोमिनेटिंग फिगर थी, और लोगों की बड़ी पसंदीदा थी उस दौर में। वो उसमें मलिका थी मेरी। गए घर, मैंने स्क्रिप्ट, अब एक वो करिश्मा, एक विजन में वो मुख्तलिफ, यूं कभी हो यूं कभी हो। आप यकीन करेंगे कि मैंने अपने घर में कुछ अरसे में उस स्क्रिप्ट को पहले एक बार रीड किया, 2, 3, चौथी बार जब मैंने पढ़ा तो मुझको 3-3 एपिसोड हमें इकट्ठे मिले। सारे के सारे मुझे, मैंने क्या करना मुझे वो भी ज़बानी याद था, और जो दूसरे लोगों को था वो भी मुझे याद था। इस तरह अगले दिन गए रिहर्सल पे। अब उस दिन मैं गए तो कास्टिंग में फिर भी उसी तरह कुर्सियों पे हो चुकी। अब जहां तायरा वास्ती बैठी थी वो जरा मोहसिन भाई की टेबल के उस करीब वाली एज पे थी, उसके बाद आगे से फिर दूर, वहां एक बराबर में और बैठे हुए हयात है माशाल्लाह, आज भी वो काम कर रहे हैं, वो मौसूफ बैठे हैं। तो मैंने पहला जाके गया तो मैंने कुर्सी ना उनकी तरफ देखा ना किसी की तरफ पूछा, मैंने डायरेक्ट उन्हीं से जो उनके बराबर में बैठे हुए थे, मैंने एक्सक्यूज मी आप उधर चले जाए। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, क्यों? मैंने कहा ये जो आज हम रिहर्सल करने लगे इसमें मेरा मैटर, मेरे सीन्स सबसे ज्यादा है, और ये जो खातून बैठी हुई ये इसमें मलिका बनेगी मेरी, तो इनके साथ तो हमें जरा वो कम्युनिकेट करने में आसानी हो जाएगी। इसके बाद मेरी यूं नजर मोहसिन भाई पे पड़ी, तो उनके चेहरे पे एक रिफ्लेक्शन सी मेरे उस कॉन्फिडेंट होने की और उसके, लेकिन उन्होंने उसको उसी रिएक्ट को अपने अंदर ही गुम कर लिया, मुझे नजर आया। सही सही। वो मासूम उठ गए मेरी से, उठ के चले गए। मैं बैठ, रिहर्सल हुई, जब पहला हुआ तो अब मुझे तो चूंकि जुबानी याद था, उसमें से एक आध जगह कहीं दूसरों के कोई फैमिली या तो मैंने कहा नहीं भाई ये यू मोहसिन भाई यू देख। अल्टीमेटली मेरी वो जो पहली रीडिंग थी उससे उनमें से जो 50% तो उनको ये ब्रॉडकास्टर है यार। अब ब्रॉडकास्टर जो रेडियो के होते हैं उनको ये जो हमारी स्क्रीन है उस वक्त एक रायदाबा रेडियो और चीज है ये और जी जी जी।
ऐसा ही हमें हमें रक्षंदा, ये जिन लोगों के साथ हमने रहे, ये ये लोग एक स्कूल थे। हाँ, गुंजाइश नहीं थी ज़ेर ज़बर की, गलती की कि ये कैसे हो गया भाई? कान पकड़ा देते थे। फिजिकल ना सही, लेकिन हाल वो होता था। जी। ड्यूटी ऑफिसर उस पे कमेंट, आज जो मेरे एफएम चैनल है, पता नहीं कैसी उर्दू है, कैसी पंजाबी है, कैसी ओहो! अंग्रेजी, ये किचड़ मिचड़ करके, बट इन तेजियों में यही करोगे। लेकिन जो कमिटेड लोग होते हैं वो जिंदगी में अपना जो टारगेट है वो कंप्रोमाइज नहीं करते, वो जो करते आए। बस मैं तो इस साल में फिर में बहुत कुछ कर लिया मैंने, मुझे याद भी नहीं मैंने टेलीविजन पे कितने सीरियल, कितने ड्रामे किए अनगिनत, हैं। अनगिनत। हुँ। मुझे फिल्म जो है, मैं मेरा ख्याल है कि कोई 200 के करीब पाकिस्तानी, सैयद नूर की कोई फिल्म मेरे बगैर नहीं है। नहीं है। हुँ। मैंने फिल्म में पॉजिटिव अब्बा के और बुजुर्ग के रोल भी किए, और नेगेटिव ऐसे ऐसे रोल किए हुए। मैंने उसमें किसी भी कल्चर के जो है वो सारे के सारे वो भी किए। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे राइटरों की तरफ से भी एक फेवर, उनको शायद यकीन था कि इस बाबे नु मुंडा बना दे, मुंडा भी बन जाता है। सर, आप तो हमारे लिए मेरी लिविंग लेजेंड हैं। आप लिविंग लेजेंड हैं। आपसे देखो आपने रक्षोदा, मेरी जी, जी। मेरी 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 एक अपनी जात से एक लॉजिक, और जो मैं उस पर कन्विंस भी हूँ। मैं समझता हूँ कि दरवेश और आर्टिस्ट, मैं एक्टर की बात नहीं कर रहा, आर्टिस्ट की बात कर रहा। दरवेश और आर्टिस्ट जो उसमें एक कदर जो है वो बड़ी मुश्तरक है। दरवेश को रब तक पहुंचने के लिए अपनी जात से अपना डिलीट करना पड़ता है, फिर वो उस लिविंग, उस कम्युनिकेटिव, और उस तार बनती है उसकी, और अपने रब से एफिलेट होता है। मैं समझता हूँ आर्टिस्ट जो है वो, उसको भी जब कोई किरदार मिलता है, वो उसमें अगर खुद ही मौजूद दिख रहा है, हुँ। मेरा उसको राशिद महमूद उससे निकाल के, या मुझे फर्डिनेंड बनना है, या मुझे कालू मछेरा बनना है, या मुझे बहादुर शाह जफर बनना है, या मुझे बनना है सागर सिद्दीकी बनना है। मैंने ये सारे रोल किए, मैं नेगेटिव बहुत काम किया मैंने। लेकिन मेरे इस मुल्क में सुबहानी व यूनुस और मोहम्मद कबीर खान साहब के बाद तीसरा फर्द मैं हूँ जिसने मिर्जा गालिब का रोल किया है। आज भी वाह! मेरा जो गालिब की, तो सो मेरी ग्रूमिंग, हमारा वो ये नहीं था कि पीछे जो हो गया वो गया, अगला पर्चा क्या है। कराची के मेरे एक दोस्त हैं, एक ऐसा ही बहुत अच्छा शेर है, आपको भी और मेरे सुनने वालों को इरशाद, जो देख रहे हैं उनको इरशाद, भी अच्छा इरशाद। लगेगा। जी। अनीसुल हक अनीस हैं, बहुत अच्छे शायर। उनका एक शेर है कि जिंदगी जहद मुसलसल के सिवा क्या है अनीस, हुँ। जिंदगी जहद मुसलसल के सिवा क्या है अनीस, अनीस। ता दमे मर्ग हमारा ये सफर बाकी है। वाह! तो जब वाह! वाह! हकीकत और ये है सारा, और फिर बंदा सारी हयाती सीखने के प्रोसेस में है। हुँ। मोनी आपा से एक बार होते होते तो बाज लोग जो कहते ये उस्ताद जी मुझे नहीं अच्छा लगता। काहे कि आप सारी जिंदगी सीखने के अमल में, तो कहने हुँ। लगे आप उस्ताद बन गए, और हुँ। आपने तो बने हो ना, तो हुँ। आपसे बड़ा उस्ताद अगले चौक में आपको मिल गया, तो वहां क्या करो। हुँ। तो सो शागिर्द बनो, हुँ। सीखो, सीखो। लेकिन तो सर, सो आज आप भी एक इंस्टीट्यूशन हैं, तो मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्योंकि हमारे पास अब लास्ट 3 मिनट्स हैं कि आपने जी, इतना, आप एक लिविंग लेजेंड भी हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, और आप एक उस्ताद भी हैं, तो क्या आप आगे कुछ सिखाने के लिए देखें? बहुत सारा चेंज हो गया, जैसे आप कह रहे हैं, आज का जो एक्टर है वो और तरह से बिहेव करता है, कमर्शियल एक्टर हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी तो हैं जो आप जैसे ही नौजवान हैं, जैसे आप नौजवान थे, तो आप आजकल रसोदा, मैं अपने मुल्क के जो बच्चे हैं, मेरी जो यूथ है, स्टूडेंट्स है, एनसीए के है, मुख्तलिफ और एजुकेशन जो कॉलेजेस है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, जी, मैं उन बच्चों को मास कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ शोबों पे लेक्चर भी देता हूँ। मेरे पास ये जो
डिग्रियां कर रहे होते हैं बच्चे, वो अपने थीसिस के लिए कोई प्रोडक्शन, तो कोई मेरे ख्याल को 200-250-300 बच्चे हैं जो मेरे टेनोर में जब से ये टेक्नोलॉजी आई इस तरह से। और मैं उनके साथ एक बच्ची आ गई, उसका कि जी मैंने ये एक उनका फला अफसाना है मंटर, मैंने उसको ये डाला, आप जरा, अरे मैंने कहा बेटा ये लंबा कहानी, कहने की आप देख तो ले। उसने मुझे अपना छोटा सा स्क्रिप्ट, आप यकीन करो कि मैं हैरान हो गया। तो अंदर आपको डिस्कवर करना कि आप कर सकते हो, आपके वो पेशेंस, आपको अपनी उस स्ट्रेंथ पे यकीन होना चाहिए, फिर आप उसमें 9 दिन मेरे लगे उस बच्ची के उस प्रोजेक्ट पे, मैंने लगाया मेरा, बल्कि हम तो मजदूर वो है ना जिनकी मीटर चल रहा होता है, दिहाड़ियां चल रही होती। ये तो मैंने कभी हम्बलनेस है जो आप कह रहे हैं। मैं अपने बच्चों के साथ ऐसे एफिलेट होता हूँ, फिर मेरे मुल्क के जितने ह्यूमैनिटी के लिए फलाही इदारे, उसमें मेरी इंस्पायरेशन, मेरी दोस्ती और मेरे बड़ी मोहब्बत भी करते हैं मुझसे अमजद साकिब साहब, बहुत बड़ा नाम है मेरे मुल्क के हवाले से। तो और फिर बकिया जितने के मेरे मुल्क के जो डिपार्टमेंट से मैं बड़ा मशहूर हूँ उनका, कि मेरे यहाँ जो मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं जो कल्चरल होते हैं, मसलन नैब का होता है, कोई एंटी नारकोटिक्स फोर्स का होता है, हाईवे पुलिस का होता है, ट्रैफिक पुलिस का होता है, तो उसमें और डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ, मुझे इस मुल्क में, हालांकि मैं तो कोई ऐसा, मुझे कभी कभी लगता है कि यार ये मुझे दानिश्वर भी समझते हैं, इसलिए दूसरों से ज्यादा घसीटा जाता हूँ, बट मैं समझता हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ कि मेरी जो जिंदगी की नमाजें कज़ा हो गई या जो मैं नहीं पढ़ सका, तो मेरा रब जो साहिब इख्तियार है, जिसने कहा है कि उसकी माफी नहीं है, तो सुपर पावर इख्तियार ये भी तो उसी के पास है कि हाँ उसकी माफी है, जो ऑर्डर दे रहा है उसको कैंसिल भी कर सकता है। तो सो मैंने अपनी जिंदगी में रक्षंदा सराउंडिंग में कुछ इस तरह के भी काम पाले हुए, मैं आपको चैनल्स जो है उनके खबरनामों में भी देखता हूँ, उनकी मुख्तलिफ मुज़ाकरों में भी, तो सो रब के यहाँ जो सबसे पसंदीदा और मकबूल अमल है मेरा, हम इंसानों का, वो उसकी मखलूक से प्यार है। आप उनका ख्याल रख रहे हो, उनकी केयरिंग, और उनकी केयरिंग जरूरी नहीं है कि मैं को बड़े उनको आसाइशें और वो मुहैया कर दूंगा, ये बड़ा बड़ा, मेरी थोड़ी सी डिवोशन, एक नीयत, एक उनके ख्याल रखने की उतनी जितनी जितनी मेरे इख्तियार, वो मैं रखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरी ये वाली जो छोटी 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 चीजें हैं जो मुझे मेरा रब, इनको भी तो कहीं किसी पल्ले में रखेगा ना वो, बिल्कुल, तो रब को राजी करने आपकी जो यूथ के लिए मैसेज और आपके दिल की जो बात है, इसी से मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी, और मैं इतनी थैंकफुल हूँ कि आई विश कि मैं कोई 2 घंटे का सेशन आपके साथ कर पाती, इतना मजा आ रहा है। अब मैं चंदा लास्ट में अपनी अपनी एक बहुत पुरानी गजल है, उसका एक शेर आपकी भी नजर है, और सारे व्यूज जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अल्लाह में सलामत रखे, उसमें नमस्ते भी, सत श्री अकाल भी, और ब्लेसिंग भी और सलाम भी उन सब प्यारों को एक आप सब की नजर करता हूँ कि मुश्किल नहीं है, यूं तो खुदाई की मंजिल है, मुश्किल नहीं है, यूं तो खुदाई की मंजिलें, नाता मोहब्बतों का मेरा आदमी से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू इसी तरह मोहब्बतें। और चूंकि रक्षंदा ये जब आपका कभी होगा तो इसका लिंक विंक जब भी आप इसको ऑन एयर करोगे तो आपने मुझे भी भेजना है, फिर हम यही देख लेंगे इसको। श्योर व्हाई नॉट सर। ओके ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया ऑल सर, द बेस्ट। आपकी सारी टीम को मेरा सलाम, सब देखने वालों को प्यार और मोहब्बत, अपने अपने रूट से जुड़े रहिए, अपनी जमीन, अपने कल्चर थैंक यू, आई एम ऑनर्ड, थैंक